अगला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रवों का प्रवाह तो खत्म हो गया है। आपसे कहा भी गया था कि उस पर न्यूमेरिकल आप लगा लीजिए। जो न्यूमेरिकल ना आए कमेंट करके पूछिए, लेकिन किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया होगा। बड़ी मुश्किल से तो जो वीडियो अपलोड होता है उसको 50% लोग देखते हैं, उसका आप यूज नहीं करेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमको तो कोर्स पूरा करना है, कोर्स मैं पूरा कर दूंगा। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे तब तक न्यूमेरिकल कैसे बताया जाएगा। ये आप चाहें कि मैं एक से शुरू कर दूं फ्रॉम 1 टू लास्ट, तो लगातार मैं सब सवाल आपको बता दूं, तो इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप ये चैप्टर लगा लीजिए न्यूमेरिकल। जो पूछेंगे वो आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर के वीडियो को रोक करके, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थोड़े ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और किन किन मूल समीकरण सूत्रों पर हैं वो सूत्र भी आपको बताए गए थे। ठीक है, तो आप उसको लगा लीजिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको बताइए। अगला चैप्टर है पृष्ठ तनाव। क्या चैप्टर है? पृष्ठ तनाव, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस टेंशन। अब पृष्ठ तनाव क्या है इसको जानना है, पृष्ठ तनाव क्यों होता है इसको जानना है, इसका उपयोग दैनिक जीवन में क्या है ना, ये जानना है। और पृष्ठ तनाव से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के महत्वपूर्ण कारण क्या हैं, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन पहले तो आपको यही जानना है कि ये पृष्ठ तनाव है क्या, क्योंकि ये नया टर्म है। पृष्ठ तनाव नया टर्म है ना, तो इसको तो आपको समझना पड़ेगा क्या है ये चीज। तनाव तो आप जान ही रहे हैं, तनाव क्या होता है? टेंशन। तनाव जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, बल होता है। जैसे माइंड में तनाव होता है, मानसिक टेंशन आप कहते हैं हो गया हमको, तो टेंशन का मतलब क्या होता है? तनाव होता है। समझ रहे हैं? तनाव का मतलब होता है एक बल। जैसे आप किसी रबर को खींचते हैं तो क्या होता है कि उसमें तनाव आ जाता है। तो तनाव आ जाता है, इसका मतलब कि एक बल लग जाता है, और उस बल से क्या होता है कि वो रबर जो होती है वो खिंच जाती है। तो तनाव एक प्रकार का बल है। अब लिखा है क्या? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ किसका पृष्ठ? तो द्रवों का पृष्ठ। यहां पर द्रव जो है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रवों में ही होता है। तो द्रव के पृष्ठ पर लगा हुआ जो तनाव बल है उसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। द्रवों के पृष्ठ तल पर जो लगा हुआ तनाव बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, वास्तव में द्रव की सतह को देखते हैं, किसी बर्तन में भरा हुआ द्रव अगर है, उस द्रव की सतह को हम देखें तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि द्रव की सतह पर भी कोई तनाव बल लगा हुआ है। समझ रहे बात को? लेकिन वास्तव में द्रव की सतह पर हमेशा एक तनाव बल काम करता रहता है। इस तनाव बल की प्रकृति क्या होती है? इस तनाव बल की प्रकृति ये होती है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को कितना कम से कम रखा जा सके। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को कितना कम से कम रखा जा सके। तो प्रत्येक द्रव के पृष्ठ पर एक तनाव बल लगता है, जिससे वह अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। क्यों करता है, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। इसी गुण को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये तनाव होता है कि नहीं होता है, इसको एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला एक बल है जो कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है या कम से कम रखने का प्रयास करता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव के पृष्ठ पर लगा हुआ वह तनाव बल जो उसके क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर आप
दाढ़ी बनाने वाला ब्रश लेते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है, उसको आप लीजिए, देखिए सूखा रहता है तो क्या होता है, उसके जो बाल होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के जो बाल होते हैं वो दूर दूर फैले रहते हैं, है ना, फैले होते हैं ऊपर। जब उसको हम पानी में डुबो लेते हैं और डुबो करके बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं भाई, है ना, क्यों चिपकते हैं वो? इसलिए कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने के लिए एक तनाव बल लगा हुआ है अंदर की तरफ, कि पृष्ठ अगर फैला हुआ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम से कम रहे। अंदर की तरफ, भीतर की तरफ एक तनाव बल लगा हुआ है, वह पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाह रहा है, ठीक है। और उसी बीच में ये दाढ़ी बनाने वाले ब्रश का जो बाल है वो पड़ गया, तो बालों को आपस में क्या करेगा, अंदर की तरफ झुकाएगा, तो बाल आपस में चिपक जाएंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है ना कि ये एक तनाव बल लग रहा है जो कि पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम कर रहा है। बैडमिंटन का जो रैकेट होता है जिससे आप खेलते हैं, उस पर अगर की कोई धागा बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए, ठीक है, धागा बांध दीजिए, अनियमित आकार का धागा हो, उसको बांध दीजिए और साबुन के घोल में उसको डुबो दीजिए, ठीक है, साबुन के घोल में उसको डुबो दीजिए, तो आप देखेंगे कि अनियमित आकार का धागा, भीगे होने पर साबुन से तो अनियमित आकार का रहता है वो, लेकिन जब उसको ऊपर आप ले आते हैं तो जैसे ही आप उसको सुखाते हैं वो बिल्कुल कड़ा हो जाता है, और कड़ा होकर के बिल्कुल क्या करेगा, वो वृत्ताकार रूप ले लेगा, है ना, बिल्कुल वृत्ताकार रूप ले लेगा, क्योंकि दिए हुए क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए वह पृष्ठ बताइए, मतलब एक निश्चित आपको परिधि दी जाए, मतलब जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर परिधि हो, अब 10 सेंटीमीटर परिधि में वह एरिया आप बनाइए, घिरी हुई बंद आकृति 10 सेंटीमीटर में, जिससे कि वो कम से कम क्षेत्रफल घेरे। अब 10 सेंटीमीटर में आप वर्ग बना देंगे अगर, तो ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। 10 सेंटीमीटर में अगर आप वृत्त बनाएंगे तो कम क्षेत्रफल घेरेगा। तो कहने का मतलब कि वह घूम करके मतलब वृत्ताकार आकृति ग्रहण कर लेता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वहां भी पहले द्रव में जब वो डूबा हुआ था साबुन के घोल में, तो वहां पर क्या होता है, साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जब हम पानी में कोई वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं तो क्या होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है कि जो झाग होती है, जो जल होता है, वो कपड़ों के रेसे रेसे तक बिल्कुल अंदर अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और कपड़ों की सफाई तभी अच्छी होगी जब वह रेसों तक पहुंच करके अच्छी सफाई कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साबुन का घोल मिला हुआ जो जल होता है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कोई इम्प्योरिटी आप द्रव जल में मिला देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन घट जाता है, और सरफेस टेंशन घटने से क्या होता है कि वह अधिक कपड़ों की सफाई कर पाएगा। या गर्म चाय है, गर्म चाय आपको अच्छी लगती है, या गर्म सूप होता है, सूप है ना, वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा पानी देखिए अगर आप पी रहे हैं, चाय ठंडी हो गई है तो उसका क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। और जब गर्म कर देंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जब आप पिएंगे तो आपके जीव की स्वाद कलिकाओं को भीतर तक वो पहुंच करके आनंद देगा, इसलिए अच्छा लगता है वो। मतलब जितनी ज्यादा एरिया को गर्म पेय जो है कवर कर लेगा, ठंडा पेय उतने ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को? और भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। तो कहने का मतलब एक पृष्ठ तनाव काम करता है जो द्रव के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। देखिए ये द्रव का मुक्त पृष्ठ हो गया, दिख रहा है, ये द्रव का मुक्त पृष्ठ हो गया। ये ऊपर ये द्रव मान लेते हैं इसको हम, ये द्रव का मुक्त पृष्ठ हो गया। इस पर एक काल्पनिक रेखा हम खींच दे रहे हैं। क्या खींच दे रहे हैं? काल्पनिक रेखा। समझ रहे हैं ना? इसकी लंबाई को ले रहे हैं L। द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया जिसकी लंबाई क्या हो गई? L। अब एक तनाव बल काम करेगा, इधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा, है ना। एक काल्पनिक है, बिल्कुल एक बिल्कुल काल्पनिक है।
तो पृष्ठ तनाव को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर, ध्यान समझिएगा, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला, ठीक है, वह बल जो रेखा के लंबवत एवं द्रव के तल में हो। ये जो रेखा आपने खींचा हुआ काल्पनिक, इसके लंबवत हो और कहां हो, द्रव के तल में हो। ऐसा बल जो इस रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य कर रहा है। अगर ये यल लंबाई की रेखा है और इस पर यह बल काम कर रहा है, तो प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला जो बल होगा यह अपान यल, इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल है जो रेखा के लंबवत और द्रव के तल में कार्य करता है। इसका सूत्र हो गया T = F अपान L। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्या इसका मात्रक होगा, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। और बीमा, अगर चलिए बीमा कर दे तो आप जानते हैं mL/-2, ये किसकी बीमा है, ये बल की बीमा है। ठीक है, mL/-2 किसकी बीमा है, बल की बीमा है, अपॉन L, L मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा L हो गई। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा m⁻²। m⁻², ये क्या हो गई, ये बीमा हो गई। किसकी बीमा हो गई, ये पृष्ठ तनाव की बीमा हो गई, सरफेस टेंशन की बीमा हो गई, ये सरफेस टेंशन की बीमा हो गई। ठीक है ना। इसके कारण पर हम आते हैं, आखिर इसका कारण क्या है, समझ रहे बात को। लेकिन कारण के पहले आपको समझना पड़ेगा कि संसंजक बल क्या होते हैं और आसंजक बल क्या होते हैं। पहले इसको आप थोड़ा समझ लेंगे तो इसका जो रीजन है वो तो आप समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। देखिए ध्यान दीजिए, संसंजक बल और आसंजक बल, इसको हम कोहेसिव फोर्सेस और क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, इसको हम संसंजक बल या आसंजक बल कहते हैं। देखिए संसंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के 2 अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम संसंजक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल के बहुत सारे अणु हैं, तो जल के उन अणुओं के बीच आपस में जो बल काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, संसंजक बल कहेंगे। कांच है, कांच बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो कांच के 2 अणुओं के बीच जो बल काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम संसंजक बल बोलेंगे। लेकिन उसी कांच की गिलास में या कांच के बर्तन में पानी भर दिया जाए तो पानी के अणु जो है वह कांच के अणुओं से चिपकेंगे ना, पानी के अणु कांच के अणुओं के संपर्क में रहेंगे, तो वहां पर जो अणु पानी वाले कांच के संपर्क में हैं तो वहां पर 2 विपरीत प्रकार के अणु हो गए, एक जल वाला अणु हो गया और दूसरा कांच वाला अणु हो गया। तो वहां पर 2 विपरीत प्रकार के जो अणु हैं उनके बीच जो बल काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। तो एक ही प्रकार के अणुओं के, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को हम संसंजक बल कहते हैं, और 2 विपरीत पदार्थ, 2 अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है ना। अब कुछ केसेस में संसंजक बल का मान ज्यादा होता है, आसंजक बल का मान कम होता है, और कुछ केसेस में संसंजक बल का मान कम होता है, आसंजक बल का मान ज्यादा होता है। जैसे अगर हमने कांच की कोई बोतल ले लिया या कांच का कोई बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर दिया,
समझ बात को, पानी भर दिया तो ये जो जल वाले अणु है, इन अणुओं के बीच आपस में संसंजक बल काम करेगा, करेगा ना। और किनारे पर जो अणु है जल के, वैसे भी अणु हमारे पास है जो कांच की दीवारों के संपर्क में है। तो यहां पर दो अलग अलग पदार्थों के बीच जो संपर्क हो गया, तो यहां भी कुछ बल काम कर रहा है, वो आसंजक बल हो गया। जब हम पानी को गिरा देते हैं, कांच की गिलास को गिरा दीजिए, पानी को, कांच की गिलास से पानी को हमने हटा दिया, तो क्या हो गया, देखिए कितना भी आप गिरा दीजिए, आप 1 मिनट 2 मिनट पकड़े रहिए ऐसे, बिल्कुल है ना, लेकिन तब भी अंदर से आप टच करेंगे तो कांच की जो ग्लास है वो गीली रहेगी। मतलब अब भी कांच के कुछ जल के कुछ अणु कांच की दीवारों से चिपके हुए हैं, कितना भी आप निकालने का प्रयास करेंगे निकलेंगे नहीं वो। फिर कपड़े से पोंछेंगे आप तब भी वो बाहर का, तब भी कुछ अणु बच जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर कांच और जो जल है, कांच और जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आसंजक बल होता है, वह जल के 2 अणुओं के बीच कार्य करने वाले संसंजक बल से ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि यहां पर जो आसंजक बल है ये बड़ा होता है संसंजक बल से। इसीलिए जब हम पानी को गिराते हैं तो क्या होता है, वहां पे आसंजक बल के मान ज्यादा होने से जल के अणु कांच की दीवारों से चिपके रहते हैं। इसके विपरीत जरा आ जाइए, अगर इसी जल के स्थान पर कांच के बर्तन में ही क्या भर दें हमने पारा भर दिया। क्या भर दिया यहाँ पे? पारा, मरकरी। अब देखिए, अगर कांच के बर्तन में हमने पारा भर दिया या मरकरी भर दिया, तो मरकरी यानी पारे के 2 अणुओं के बीच, पारे के 2 अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो संसंजक बल होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। किससे? पारे और कांच, एक तरफ पारा है एक तरफ कांच है, पारे और कांच के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल से ज्यादा होगा। यहां पर संसंजक बल का मान ज्यादा होगा, आसंजक का मान कम होगा। इसलिए जब आप कांच की दीवार को, कांच की बर्तन को उल्टा कर देंगे सॉरी, कांच के बर्तन को उल्टा कर देंगे, मतलब पारे को निकालने का प्रयास करेंगे, तो पूरा पारा बाहर निकल आएगा और पूरे कांच की दीवार सूखी रह जाएगी। पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पारा कांच को नहीं भिगोता है जबकि जल कांच को भिगोता है, क्यों? तो आप 2 लाइन का बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर, क्योंकि पारे के 2 अणुओं के बीच कार्य करने वाला संसंजक बल पारे और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल से ज्यादा होता है। इसलिए पारे को गिराने के बाद कोई भी पारे का अणु कांच की दीवार से चिपका नहीं रह जाता है। समझ गए बात को? इसके विपरीत जल जो होता है वह आसंजक बल जो कांच के साथ होता है उसका वो ज्यादा होता है। इसलिए जब हम गिराते हैं तो कांच के दीवारों से जल के अणु चिपके रहते हैं। अच्छा, पारा जो होता है ये कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। इसका देखिए कितना बढ़िया उपयोग है। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों होता है? इसीलिए होता है। थर्मामीटर पानी क्यों नहीं भर करते बताइए? थर्मामीटर में पारा भरने के उपयोग जो होते हैं उसमें बहुत सारे उपयोग हैं। पारा चमकीला होता है, अपारदर्शी होता है, शुद्ध अवस्था मिल जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो कई चीजें हैं उसमें। एक पॉइंट ये भी है, पारा कांच की दीवारों को नहीं भिगोता है। भाई पारा, किसी का बुखार आपने नापा, मान लीजिए पारा चढ़ गया ऊपर, जब पारा नीचे आएगा, ठीक है, तो अब अगर जल होता तो कुछ अणु कांच की दीवारों से चिपके रह जाते। जब पूरा अणु नीचे नहीं आएंगे तो पाठ्यांक शुद्ध कैसे बताएगा? समझ गए मेरी बात ना? इसलिए जहां भी बैरोमीटर होता है, दाब मापी में, चाहे वो सिंपल बैरोमीटर हो चाहे 14 का बैरोमीटर हो, जितने प्रकार के बैरोमीटर होते हैं सब में पारे का प्रयोग होता है। जब भी कांच में भरा जाएगा किसी यंत्र में, इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो पारा ही भरा जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब चढ़ता है उतरता है ये, तो कांच की दीवारों को भिगोता नहीं है। इधर समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अच्छा अब इसकी प्रकृति पे आते हैं हम। संसंजक बल के आधार पर आपको बता देते हैं कि पृष्ठ तनाव कैसे काम करता है। ध्यान दीजिएगा।
यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है, इस बर्तन में जो है जल भरा हुआ है, ठीक है। कुछ अणु जो है वो द्रव की भीतरी सतह पे अंदर है, द्रव के अंदर कुछ अणु हैं, कुछ अणु जो है वो द्रव की ऊपरी सतह पर है, कुछ अणु जो है बर्तन की दीवारों से चिपके हुए हैं, कुछ यहां चिपके हुए हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकृति उनकी है, समझिए बात को। देखिए द्रव का, अगर किसी कांच की नली में, पतली कांच की नली है, द्रव में अगर पारा भर देंगे तो उसका तल उत्तल हो जाता है। क्या होता है बता देंगे आपको। जल भरेंगे तो तल उसका अवतल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर चूंकि चौड़ी नली ली गई है इसलिए इतना अवतल या उत्तल वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। द्रव दाब का नियम क्या कहता है कि द्रव के भीतर, द्रव दाब का नियम याद आ रहा है ना। द्रव दाब के जो 4 नियम बताए गए थे आपको, उसमें एक नियम यह भी था कि द्रव के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चारों तरफ से लगने वाला जो दाब होता है उसको हम द्रव दाब बोलते हैं, वो बराबर होता है। मतलब कुछ अणु इसको नीचे, इसको नीचे से प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ ऊपर डाल रहे हैं, कुछ दाहिने से कुछ बाएं से, नेट प्रेशर जो है वो शून्य होता है। द्रव के भीतर स्थित किसी बिंदु पर कार्य करने वाला जो नेट दाब होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है ये, शून्य होता है। वही बात यहां भी। अच्छा, जितनी दूरी तक ये बिंदु जो है, ये द्रव का जो अणु है, जितनी दूरी तक स्थित द्रव के कणों के ये अट्रैक्शन में रहता है, उसको उतनी दूरी पर जो गोला बनता है, ये 3 डायमेंशन आकृति है ना, बीच में जो है वो कण हो गया और बाहर के कणों से वो अफेक्टेड है, प्रभावित है। तो इतना जो दूरी आपकी है, इसको हम कहते हैं, गोले को कहते हैं आणविक सक्रियता का गोला। क्या कहते हैं इसको, आणविक सक्रियता का गोला। तो अगर यहां पर द्रव का अणु है तो चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर बराबर होगा, यहां पर कोई अणु है तो चारों ओर से लगने वाला प्रेशर बराबर होगा। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर कोई कण जो है वो द्रव की सतह पर है, कहां पर है, द्रव की सतह पर कोई कण है, तब क्या होगा, अंदर की तरफ लगने वाला जो बल है, देखिए यहां इधर की तरफ लगने वाला बल, इधर लगने वाला बल, नीचे को लगने वाला जो बल है आपका वो तो रहेगा। और ऊपर क्या है, ऊपर तो पानी है ही नहीं है, ऊपर तो वायु है। जब ऊपर वायु है तो यहां पर कोई अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कहां काम करेगा, इस कण पर, नीचे की तरफ काम करेगा। भाई इधर वाले बल को ये वाला बल अगर रिएक्ट कर देगा, मतलब उसका परिणामी शून्य हो जाएगा, तो इधर के जो बल हैं इनका परिणामी कहां काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। जब नीचे की तरफ काम करेगा, अच्छा यह बात जो है किसी एक अणु के लिए नहीं, बल्कि जल की सतह पर स्थित जितने भी अणु हैं सबके लिए सत्य है। जल की सतह पर स्थित सभी अणुओं के लिए यह बात सत्य है। प्रत्येक अणु जो यहाँ पर जल की सतह पर है, वो नीचे की तरफ एक बल जो है काम करता है। जब बल काम करेगा तो ये अणु कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये अणु आ जाएगा नीचे। समझ रहे बात को। केवल यही अणु नीचे नहीं आएगा, जल की सतह पर रहने वाला जो अणु है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ गए बात को। जल की सतह है आपकी, उस सतह पर जितने कण हैं वो सब कहां चले जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर फिर कौन आएगा, जब वो नीचे जाएंगे तो किसी कण का स्थान तो लेंगे, जिस कण का स्थान लेंगे वो कण कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सारे जो द्रव के कण हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और फिर वो जिसका स्थान घेरते हैं वो वाले अणु ऊपर की तरफ जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो बीच में कण मिलेंगे जल वाले, उनसे टकराते हुए जाएंगे, टकराते हुए ना भाई। नीचे वाले कण हैं जब ऊपर जाएंगे तो द्रव के कई अणुओं से टकराते हुए जाएंगे। जब टकराते हुए जाएंगे तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे बात को। इसलिए जब वो ऊपर पहुंचते हैं कहां पर, द्रव की सतह पर, तो उनके पास एक नेट स्थितिज ऊर्जा रहती है, उसे हम द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो द्रव की मुक्त जो सतह होती है उस पर जितने भी कण उपस्थित रहते हैं
उन सब कणों के पास अपनी एक स्थितिज ऊर्जा रहती है। वो कहां से प्राप्त करते हैं? जब वो नीचे से ऊपर जा रहे थे, द्रव के अणुओं से टकराते हुए जा रहे थे, अपनी ऊर्जा को लॉस कर रहे थे। ठीक है, तो गति लॉस कर रहे थे मतलब ये नहीं बात हुई कि लॉस कर मतलब कार्य कर रहे थे ना। जब कार्य करेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। लेकिन द्रव का जो पृष्ठ होता है, कोई भी पृष्ठ अधिक स्थिर तब माना जाता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। क्या हो? न्यूनतम। द्रव किसी भी पृष्ठ को, है ना, अगर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो वह ज्यादा अस्थायी माना जाता है। जैसे ये डस्टर हमारा है, इसको हमने रखा हुआ है अगर टेबल पे, तो ये कम अस्थायी है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा स्थितिज ऊर्जा है ना। जब ऊपर से गिरेगा तो ज्यादा चोट करेगा ये, और जमीन पर रखा हुआ है तब स्थितिज ऊर्जा इसकी न्यूनतम है। तो कोई भी कण जो है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो अस्थायी अवस्था को मेंटेन करे, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होनी चाहिए। और जल की सतह पर ज्यादा ऊर्जा है तो जल की ये टेंडेंसी होती है कि ऊपर कम से कम अणु पहुंचने पाए, ऊपर कम से कम अणु पहुंचने पाए, तभी तो ऊर्जा न्यूनतम रहेगी। कम से कम अणु कैसे पहुंचेंगे? कि जो नीचे से अणु आए हुए हैं, नीचे से अणु ऊपर जा रहे हैं, उसको ऊपर न जाने दे। ये द्रव के अंदर की बात बता रहा हूं। द्रव के जो नीचे से अणु ऊपर जाने का प्रयास करें, उसको ऊपर न जाने पाए, बल्कि जो बगल से, साइड से जो अणु हैं वो बीच में आ जाएं। मतलब जो किनारे किनारे वाले अणु हैं वो बीच में आ जाएं, उस जगह को भर लें। जो नीचे वाला अणु ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है वो ऊपर न जाने पाए। इसलिए किनारों से क्या होता है, बीच की तरफ एक तनाव बल लगा होता है। सारे जो अणु हैं वो बीच में आने का प्रयास करते हैं, जिससे नीचे वाला जो अणु ऊपर जा रहा था वो न जाने पाए। तो एक लगातार ये तनाव बल उस पर काम करता रहता है और हर द्रव में होता है ये, किसी में ज्यादा किसी में कम। हल्के द्रव, गाढ़े द्रव, जिस प्रकार के द्रव रहेंगे उसी प्रकार से जो तनाव बल काम करेगा। जैसे शहद है, ग्लिसरीन है ना, ये गाढ़े द्रव होते हैं, इनका जो सरफेस टेंशन है ज्यादा होता है। द्रव होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। इसलिए पारे की एक बड़ी बूंद रख देंगे तो वो गोलाकार बनी रहेगी, सरफेस टेंशन आते बनती है वो। और जल की बूंद रख देंगे तो क्या होगा? फ्लैट हो जाएगी वो। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमको समझ गए होंगे आप। पृष्ठ तनाव क्या होता है, क्या है ये, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। और इसके उपयोग भी बताने आपको हैं। जितना हमने बताया, आपको समझाया है, इस लेक्चर को सुन करके आप नोट्स बना लीजिएगा उतना, और पिछले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसको भी लगा लीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो उसको आप बताइएगा, ठीक है। आगे जो है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।